नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। अगले दो वीडियोस में मैं इस चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा। जहां पे पिछली बार छोड़ा था वहां से आगे चलते हैं, बात करेंगे व्हाट कॉजेस पॉवर्टी। देखिए, अगर पॉवर्टी की वजहों की बात की जाए तो इसकी वजह है आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में भी आती हैं, सोशल फैक्टर्स में भी आती हैं। दोनों वजह से पॉवर्टी होती है। क्या होते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, क्या होते हैं सोशल फैक्टर्स, दोनों बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता हो कि पुअर पुअर क्यों है, एक पर्टिकुलर इंसान पुअर नहीं होगा, इस बात की आप गारंटी कैसे ले सकते हो। गारंटी एक ही प्रकार से ली जा सकती है कि भाई आप उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो। क्वालिटी एजुकेशन से उसको वो स्किल्स मिलेगी, जैसे आगे आने वाले समय में वो अच्छी कमाई कमा लेगा। अच्छी कमाई कमा लेगा तो पुअर होगा नहीं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा भाई, हेल्थ केयर, एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर एक इंसान गरीब है तो उसको एक अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज होता है, ठीक है। आप जाइए किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, 1 रुपए का पर्चा बनता है। आप कोई भी बीमारी दिखाइए जाके, डॉक्टर आपसे पैसे नहीं लेगा। जो दवाइयों का पर्चा ही बनता है वो भी बहुत सस्ती मिलती है हॉस्पिटल्स में, अगर आप जाके खरीदोगे, खासकर जन आरोग्य वाली जो शॉप्स होती है वहां पे। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब चीजों के बावजूद भी, एक ऐसा बहुत बड़ा गरीब तबका है जिसको प्रॉपर हेल्थ केयर की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। वहीं पे अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता जो ठीक ठाक पैसे कमा रहा होता, तो आप कह सकते हो कि वहां पे उसको ये सब चीजें मिल जाती। तो अब देखिए, ये सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं। आपको अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, स्कूल कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक इंसान गरीब हुआ। अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है या ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल्स नहीं है, उसकी वजह से गरीब लोगों को हेल्थ रिलेटेड केयर नहीं मिल पाई। ये भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूशनल कॉज है पॉवर्टी का। कंटिन्यू करते हैं, वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जर्नी डॉट जवाब दूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस पाने के लिए। फिर वापस आते हैं, हमारे देश में लोग कास्ट, रिलीजियस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की वजह से भी कहीं ना कहीं सेग्रीगेट किए जाते हैं। तो जब बात रिलीजन, कास्ट की आ जाती है और इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस की वजह से आप डिसएडवांटेज रह जाओ, तो वो पॉवर्टी के सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं। जैसे कि धर्म के ठेकेदार अपर कास्ट वालों ने गांव के इलाके में लोअर कास्ट वालों को ऊपर नहीं उठने दिया। तो बेसिकली ये क्या है, ये है एक सोशल फैक्टर जिसके चलते कुछ लोग गरीब रह गए, कुछ लोग आगे नहीं आ पाए। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इस गरीबी की वजह बहुत सी हो सकती है। एक है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल एक्सक्लूजन। जैसे कि मैंने गांव का एग्जांपल लिया कि आज भी रूरल इलाकों में, अर्बन इलाकों में चलिए फिर भी चीजें थोड़ी सुधर गई, में रूरल इलाकों में कास्ट के बेसिस पे आज भी सेग्रीगेशन, एक्सक्लूजन किया जाता है, जिसके चलते कुछ लोग अभी भी डिसएडवांटेज हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इंडेप्टेडनेस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये कुछ वजह हैं जिसके चलते आज भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी में। एग्रीगेट पॉवर्टी की बात की जाए, क्या होती है एग्रीगेट पॉवर्टी, मतलब कि आप सारी इंडिविजुअल पॉवर्टी को रोक दीजिए, उसके सारे, उसको जोड़ दीजिए सारे इंडिविजुअल पॉवर्टी के फैसेट्स को, कंसोलिडेटेड पिक्चर अगर आप देखो, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हो पॉवर्टी की, तो बनती है एग्रीगेट पॉवर्टी। अगर आप पॉवर्टी की बात की जाए तो बहुत सारे और फैक्टर्स आते हैं कि भाई पॉवर्टी क्यों आई। तो पॉवर्टी आने की कुछ वजह है। पहला है लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डिमांड, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स। क्या मतलब इसका, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लो कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि हमारे देश में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसकी वजह से कैपिटल नहीं बना। इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल आता तो इनफ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती, इनफ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती तो ठीक ठाक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। ठीक है भाई। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। चाइना जैसी कंट्रीज में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लग एंड प्ले मॉडल चलता है। हमारे देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि गिफ्ट सिटी ऑफ अहमदाबाद, जिसको एक फिनटेक सेक्टर बनाया जा रहा है। तो जब आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस करोगे और खूब सारा कैपिटल इंडिया में आएगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। एक बात ही हो गई। दूसरा, लैक ऑफ डिमांड, मतलब कि अगर हमारे देश में चीजों की डिमांड ज्यादा हो, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो, चाहे फॉरेन से हमारे देश में चीजों को एक्सपोर्ट करने की डिमांड हो रही हो, तो इन दोनों केसेस में जब चीजें ज्यादा बनेंगी तो भाई प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, उनके पास पैसा होगा तो गरीब नहीं होंगे। आज की डेट में हमारी सरकार के पास पैसा लिमिटेड है, आबादी हमारी 135-140 करोड़ पहुंच चुकी है, तो सरकार को खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन ज्यादा खर्चे के बावजूद भी लोग बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत सारे लोगों तक सरकारी बेनिफिट्स पहुंच नहीं पाते, तो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन के चलते पॉवर्टी है। और लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब डीपीएसपी के अंदर जो कुछ भी लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 36 से 51, साफ साफ उन सारे फैसेट्स को, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को सरकार पूरा नहीं कर सकती, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं है।
तो उस लेवल का वेलफेयर गेम हम नहीं कर सकते। ठीक है भाई। चैप्टर 1 में हमने देखा था ब्रिटिश रूल के बारे में। आपको पता ही है ब्रिटिश रूल ने जिस प्रकार से हम पे राज किया उसका बहुत सब्सटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है हमारी इकोनॉमी पे और हमारे देश के जो लोग रहते हैं उनके रहने के स्टैंडर्ड पे। प्रॉपर तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया ब्रिटेन ने हमारे देश को। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री सालों से इतनी डेवलप थी उसको तोड़ के रख दिया ब्रिटिशर्स ने। और हमारे देश में कॉटन क्लॉथ को इंपोर्ट किया गया लैंकाशायर से इंग्लैंड में। हमारा लोकल प्रोडक्शन तबाह कर दिया गया और हमको एक्सपोर्टर बना दिया गया कॉटन यार्न का। हम क्लॉथ के एक्सपोर्टर नहीं बन पाए, जबकि हमारी इतनी बड़ी हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, तब भी हम क्लॉथ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तोड़ दी गई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तोड़ दी गई। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बने हुए जो जबरदस्त हैंडमेड कपड़े थे वो उन कपड़ों के ऊपर 200, 300, 500% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई इंग्लैंड में। और इंग्लैंड की लैंकाशायर और बर्मिंघम और मैनचेस्टर की मिलों में जो कपड़ा बनता था उसको खुलेआम इंडिया में बेचा गया सस्ते में। तो कुल मिला के बिल्कुल बर्बाद सा किया गया इंडिया को यहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटिश राज के दौरान आप देखोगे 70% इंडियंस एग्रीकल्चर में थे थ्रू आउट द ब्रिटिश राज। और एग्रीकल्चर के हालात तो क्या ही खराब कर दिए थे। ब्रिटिश पॉलिसी ने रूरल टैक्सेस को बढ़ा दिया, मर्चेंट्स और मनी लेंडर्स को खुली छूट दे दी कि वो जितना भी हमारे देश के किसानों को लूट सके लूट ले। बदले में बस ब्रिटिशर्स को पैसों से मतलब था और कोई भी मतलब नहीं था। ना जमीन के लिए कुछ किया, ना एग्रीकल्चर के लिए, ना इरिगेशन के लिए, ना ट्रेड इंडस्ट्री के लिए। बस टैक्स वसूला है और अपने इंग्लैंड में बनाई हुई चीजों को इंडिया के मार्केट में बेचा है। और सबसे खास बात यह थी कि इंडिया के फार्मर्स जो फूड ग्रेन्स पैदा करते थे उन फूड ग्रेन्स को ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसके चलते 1875 से 1900 के बीच में 26 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। 2 करोड़ 60 लाख लोग फैमिन्स में मर गए। ब्रिटेन के मेन गोल्स की बात की जाए ब्रिटिश राज से तो भाई ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स के लिए एक मार्केट प्रोवाइड करना। ठीक है भाई। तो ब्रिटेन में जो चीजें बन रही हैं तो ऑब्वियसली बात है उनको एक्सपोर्ट करके इंडिया में लाया जाएगा, इंडिया में बेचा जाएगा भाई। ठीक है। इंडिया के पैसे को अलग अलग प्रकार से नाना प्रकार से इस्तेमाल करके ब्रिटेन में फेंका गया। ब्रिटिश राज ने हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को गरीब बना के रख दिया। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्लंडर किया गया। इन गोरों ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्लंडर किया। हमारी इंडस्ट्री से इनके गुड्स प्रोड्यूस होते थे। ठीक है। हम जो भी थोड़ा मोड़ा बनाते थे, कॉटन कह लीजिए या बाकी काम की चीजें कह लीजिए, वैसे तो इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें ब्रिटेन में बनती थी। जो थोड़ा बहुत इंडिया में बन गया वो ब्रिटिशर्स के लिए बनता था। हमारे फूड ग्रेन्स इनके पास चले जाते थे। इस हद तक इनके पास चले जाते थे कि इंडिया में फूड ग्रेन्स बचते ही नहीं थे। तो इंडिया में अगर कोई फेमिन आ गया तो भूख के मारे लोग मर जाते थे। 1857-58 में इतना हद हो गई इन अंग्रेजों की कि हमारे यहाँ पे रिवॉल्ट हो गया इनके खिलाफ, जिसको बोला था रिवॉल्ट ऑफ 1857। इंडिया की सेपॉय म्यूटिनी भी इसको कहा जाता था। उसमें केवल गुस्सा सेपॉयस का नहीं था, उसमें बहुत सारे टैक्सेस का गुस्सा जो कि पीजेंट्स के ऊपर लगाए गए थे। और ओवरऑल आप देखोगे तो गुस्सा बहुत बड़े समय से पनप रहा था इन ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट, जो कि 1857 के रिवॉल्ट में बाहर निकला। अब आगे अगर बात की जाए आज की डेट में, उस समय भी अंग्रेजों के राज के दौरान भी जो एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। इकोनॉमी की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी तो बहुत हद तक इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में डिपेंड हो गई है, लेकिन एग्रीकल्चर इज स्टिल द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है ना भाई। ज्यादातर लोग आज की डेट में डायरेक्टली कह लीजिए चाहे इनडायरेक्टली कह लीजिए एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। और कहीं ना कहीं रूरल इलाकों में अगर आप चले जाओ तो आपके पास जमीन कितनी है ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। रूरल इलाके छोड़ो दोस्तों, जमीन तो अर्बन इलाकों में भी देखी जाती है कि भाई आपके पास कौन सी है। अर्बन छोड़ो, शहरों में तो लोग एक 2-2 कमरे के BHK ढूंढ रहे हैं, 1 BHK 2 BHK, समझ गए। तो बेसिकली पहले भी ब्रिटिश के समय पे भी और आज भी खासकर रूरल एरिया में ओनरशिप ऑफ अ लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती थी, पैरामीटर होती थी फॉर डिटरमिनिंग द मटेरियल वेलबींग। अगर आपके पास जमीन है तो आपकी लिविंग कंडीशंस अच्छी बताई जाएगी। फिर आगे बात करिए, इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने बहुत कोशिश की कि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे जमीन ली जाए और जिनके पास कम जमीन है उनको जमीन दी जाए। और कहीं ना कहीं सरकार ने किया भी। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950 के बाद सरकार ने ये बहुत हद तक करने की कोशिश भी की। ठीक है भाई। लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग जिनको फ्री में सरकार ने जमीन बांटी, जो कि पहले लैंडलेस लेबर थे, अब उनको जमीन मिल गई, उन्होंने हमेशा से एक वेज लेबर की तरह काम किया था।
अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसे लोगों को जमीन दे भी दी। देखिए बहुत सारे लोगों जिनको जमीन मिली उनसे अलग अलग प्रकार से जमींदारों ने जमीन वापस भी ले ली। ठीक है, आप सोचिए सरकार ने 1950-1951 के बाद एक मुहिम सी छेड़ दी कि अमीर जमींदारों की एक्स्ट्रा जमीन लेके गरीब किसानों में बांट देनी है। बहुत सारे गरीब किसानों से जमीन वापस ले ली गई, बहुत सारे गरीब किसानों को उस पर काम ही नहीं करने दिया गया, और जिन गरीब किसानों को काम करने के लिए जमीन मिल भी गई वो हमेशा से वेज लेबर्स थे, उनको पता ही नहीं था कि जमीन में क्या इनपुट डालना है। वो कोई एक स्पेसिफिक प्रकार का एग्रीकल्चर लेबर का टास्क करते थे, पूरी खेती के बारे में उनको पता नहीं था। तो ओवरऑल ये जो होल्डिंग बांटने वाला काम था सरकार का, ये सक्सेसफुल हुआ बट उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, देखिए क्या बोला, दिस मूव वाज सक्सेसफुल ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एज लार्ज सेक्शंस ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स वर नॉट एबल टू फार्म द स्मॉल होल्डिंग्स that they now possess as they did not have neither money or skills to make the land productive। तो मतलब इनको भगवान ने सरकार ने जमीन तो दे दी, लेकिन जमीन को प्रोडक्टिव बनाना, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर कर पाना, इसका ना इनके पास पैसा था, ना इनके पास साधन थे, ना मीन्स थे और ना ही स्किल थे। प्लस इनकी जो लैंड होल्डिंग थी बहुत छोटी थी। एक छोटी लैंड होल्डिंग पे आप कॉमर्शियल लेवल पे एग्रीकल्चर कर पाओ, ये काफी मुश्किल है। और बहुत सारे स्टेट्स फेल भी हो गए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेस्ट बंगाल और केरला जैसे राज्य सक्सेसफुल हुए थे, बट बहुत सारे राज्य यहाँ पे फेल हुए हैं। अगर आप हमारे गरीब तबके की बात करो, रूरल पुअर की बात करो, तो ये ज्यादातर छोटे किसान हैं, और ये छोटे किसान लेस फर्टाइल रेंज पे डिपेंडेंट है, और लेस फर्टाइल लैंड पे डिपेंडेंट है, और उस लैंड में भी इनके पास इरिगेशन के कोई सोर्सेज नहीं है। पानी बरसा तो पैदावार होगी, नहीं बरसा तो नहीं होगी। ये लोग सब्सिस्टेंस क्रॉप्स उगाते हैं, तो गेहूं चावल मक्का जैसी चीजें ये लोग उगाते हैं। जो चीज उगती है उसको वो अपने पास रख लेते हैं, उसी को पूरे साल खाते हैं। एक्स्ट्रा बेचने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं रहता। कभी कभी इनकी जो डिपेंडेंसी है वो लाइव स्टॉक के ऊपर भी हो जाती है। लाइव स्टॉक मतलब कि इन्होंने गाय भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, जिसके दूध को ये बेच के या थोड़ा बहुत अपने घर में पी के ये लोग काम चला लेते हैं। फिर आप देखिए धीरे धीरे पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ हुआ। अब लोग तो बढ़ रहे थे, आबादी बढ़ रही थी, बट इस आबादी को नौकरी देने के लिए अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था नहीं। ठीक है भाई, फिर पहले एक किसान के पास 1 बीघा जमीन, उस एक किसान के 2 बेटे, उन 2 बेटे के 2 बेटे, 2 बेटे के और 2 बेटे, कभी कभी 3-3 4-4 बेटे। तो जो बीघा जमीन थी ना वो बहुत छोटे छोटे भागों में बढ़ती चली गई और फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग करने लगा। तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ने के पास साथ साथ पर फार्मर जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड था वो घट रहा था, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो नहीं रहा था। तो देश के जो हालात थे वो काफी खराब ही होते चले गए, और जो बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी उससे पूरे साल का खाना तक नहीं निकलता था इन फार्मर्स का, उससे बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या ही पूरे होंगे। इसलिए आप सुनते ही रहते होंगे कि हमारे देश में फार्मर सुसाइड एक तरीके का ट्रेंड ही बन गया। क्योंकि ये जो गरीब फार्मर्स थे, जब ये अपना खर्चा नहीं चला पाते थे तो अपना खर्चा चलाने के लिए मनी लेंडर वगैरह से पैसा उधार पे उगाते थे, और ये पैसा जब उधार पे नहीं चुका पाते थे तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। इनकी जमीनें तो छीनी ली जाती थी, पूरा ये डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। और कभी गलती से अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या कोई ड्रॉट हो गया और इनकी फसल तबाह हो गई, तो उस फसल को उगाने के लिए सीड्स के लिए, इरिगेशन के लिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के लिए भी पैसा उधार पे उठाया है, पैदावार हुई नहीं तो उधार चुका नहीं पाए, डेब्ट ट्रैप में फंस गए, इतना परेशान हो गए तो सुसाइड ही कर लिया। सुसाइड करने के बाद इनके बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं वो जमींदार। और अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है हमारे देश की, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, ये लोग भी हमारे अर्बन और रूरल इकोनॉमी की इमर्जिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में उस लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक तो सोशल हायरार्की के चलते इनको वल्नरेबल किया गया, दूसरा इनके पास नेसेसरी नॉलेज और स्किल्स की भी कमी थी। फिर अगर आप बात करो अर्बन पुअर की, तो अर्बन पुअर में ज्यादातर वो रूरल लोग हैं जो कि पहले गांव के इलाके में गरीब थे, गांव के इलाके में कुछ नहीं मिला तो वो शहर के इलाके में चले गए नौकरियां ढूंढने के लिए, शहर के इलाकों में भीड़ बचने लगी, वहां पे भी उनको कुछ नहीं मिला तो वो रूरल पुअर से अर्बन पुअर में कन्वर्ट हो गए। तो वो रूरल पुअर जो माइग्रेट होकर अर्बन इलाकों में गए इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट, वो वहां पे जाके अर्बन पुअर हो गए। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है, बट ये इंडस्ट्रियलाइजेशन सारे लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। जो अर्बन पुअर हैं, जो शहरी इलाकों में जो लोग हैं, ठीक गरीब हैं, वो कैजुअल लेबर्स की तरह उनको नौकरी मिल जाती है, बहुत इंटरमिटेंट नौकरी मिलती है, कभी नौकरी मिल गई कभी नौकरी नहीं मिली। और ये जो कैजुअल लेबरर्स हैं, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी। इनके पास ना किसी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी है, ना इनके पास कोई एसेट्स है, ना ही उनके पास कोई स्किल है, बहुत लिमिटेड स्किल है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है।
तो जो इनको छोटी मोटी नौकरियां मिलती हैं वो दिहाड़ी मजदूर की तरह मिलती हैं और उसमें एक्सप्लॉयटेशन रैम्पेंट होता है। तो यहाँ पे हमने पॉवर्टी के बारे में देखा कि पॉवर्टी इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई, देखिए अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपके पास पैसा आ ही नहीं रहा है, और अगर आप अंडर एम्प्लॉयड हो या फिर कैजुअल टाइप के काम में हो या फिर बिल्कुल इस प्रकार के काम में हो जहां पे आपका भीषण एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, भीषण तरीके से आपका शोषण किया जा रहा है, या फिर आपका वर्क इंटरमिटेंट है, चाहे रूरल इलाके में हो चाहे अर्बन इलाके में हो, तो आप कहीं ना कहीं गरीबी के ट्रैप में फंस जाओगे, आप कहीं ना कहीं पॉवर्टी में दबते ही चले जाओगे। और इसके साथ साथ आपकी परेशानी को बढ़ाने के लिए एक और चीज है, वो है स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल गुड्स। धीरे धीरे जो खाने पीने की चीजों के जो दाम थे वो तो देखिए बढ़ ही रहे थे, वो तो कहीं से कम होते यहाँ पे नजर आ नहीं रहे थे। ठीक है, खाने पीने के दाम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, लग्जरी गुड्स के दाम नहीं बढ़ रहे थे। तो भाई जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो तबका ज्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसके लिए जो काम की चीजें गेहूं चावल आटा दाल बेसिक पहनने के कपड़े वो चीजें महंगी हो रही हैं और लग्जूरियस आइटम चीजें महंगी नहीं, जबकि होना ही चाहिए कि लग्जूरियस आइटम की चीजें महंगी हो और रोजमर्रा की चीजें काफी अफोर्डेबल रहे। और इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स, जिसने हमारे देश में पॉवर्टी के परसिस्टेंस को एग्रेवेट किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सोसाइटी में दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बने। कौन कौन से? Those who possess the means of production and earn good incomes and those who have only their labor to trade for survival। देखिए हमारे यहाँ पे दो प्रकार के ग्रुप्स, एक तो वो ग्रुप है जो भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ही ओन करता है, तो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर, उन फैक्ट्री में काम करने वाले जो बड़े बड़े मैनेजरियल स्टाफ है, तो उनके हालात तो ठीक है। लेकिन दूसरा एक तबका है जो केवल अपने लेबर पे अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है अपनी कमाई के लिए। अगर आप बात करो पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि गरीब और अमीर के बीच का जो गैप है ना वो बढ़ता ही चला गया है। एंड पॉवर्टी हैज कम आउट टू बी अ मल्टी डायमेंशनल चैलेंज फॉर इंडिया, जिसको इंडिया को वॉर फुटिंग पे एड्रेस करने की जरूरत है। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई हैं हमारी पॉवर्टी से डील करने के लिए। उससे पहले बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रेस अमंग कॉटन फार्मर्स। देखिए भाई दुनिया भर में हो क्या रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के चलते बाहर की चीजें इंडिया के अंदर बहुत सस्ते दामों में अवेलेबल है, तो इंडिया के लोग जो चीज पैदा करते हैं उसके लिए मुसीबत है। यहाँ पे एक कहानी बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? स्मॉल लैंड ओनिंग फार्मर्स एंड फार्मिंग हाउसहोल्ड्स एंड वीवर्स आर डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड शॉक एंड लैक ऑफ परसीव्ड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन रिलेटिवली वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स इन इंडिया। देखिए ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते वो फार्मर्स जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं या वो वीवर्स जो बहुत छोटे स्केल पे ऑपरेट करते हैं उनके हालात खराब होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो स्टेट डेवलप कर रहा है, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ रही है, बट उस स्टेट की इकोनॉमी में जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे हाउस होल्ड्स हैं, फार्मिंग हाउस होल्ड्स, वीवर्स, उनके हालात खराब हो रहे हैं। कुछ हाउस होल्ड्स जो अपने एसेट्स को बेच के पैसा बोरो करके इनकम जनरेट करते हैं वो थोड़ा बहुत दिन तक अपना काम चला लेते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो फंस जाते हैं। अगर आप डेब्ट ट्रैप में फंस गए, आपको पता है बोरोवर वाला जो इशू है कि भाई जो मनी लेंडर्स होते हैं ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा घुमाते हैं, गरीब किसानों को, और उनको जिंदगी भर के लिए डेब्ट में फंसा लेते हैं। उसके चलते जब फार्मर्स बहुत ज्यादा डेब्ट में फंस जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता क्या करें, तो वो सुसाइड करने लगते हैं। 2000 में हमने देखा गया कि 12,000 फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ज्यादातर ये जो फार्मर्स थे वो कॉटन कल्टीवेशन में इन्वॉल्व थे। यहाँ पे शांताबाई जी हैं, ये वाइफ है नीलकांता सीताराम खोके की, जिसने यवतमा महाराष्ट्र में सुसाइड किया बिकॉज ऑफ लॉसेस इन एग्रीकल्चर। देखते हैं यहाँ पे सीन क्या है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में 2017-18 में 125 लाख हेक्टेयर्स, 1,25,00,000 हेक्टेयर्स थे भाई किसमें, कॉटन एरिया के अंदर कल्टीवेशन में। लेकिन कॉटन की जो ईल्ड थी इंडिया में वो थी 476 केजी प्रति हेक्टेयर, 476 केजी पर हेक्टेयर। तो सबसे ज्यादा इलाका लेकिन ईल्ड कम है, उसके चलते हम दुनिया में नंबर 1 के कॉटन प्रोड्यूसर नहीं है, हम दुनिया में तीसरे नंबर के कॉटन प्रोड्यूसर है। हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा है, ईल्ड कम है। दुनिया भर में कॉटन के दाम बढ़ रहे हैं, दुनिया भर में कॉटन का जो प्रोडक्शन उसमें गलत आ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूएसए और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अपने कॉटन फार्मर्स को जबरदस्त तरीके से सब्सिडी दे रही हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते इंडिया का जो मार्केट है वो बाहर के देशों की कंपनियों के लिए खुल रहा है, तो बाहर की कंपनियां, बाहर के फार्मर्स जो इतना सस्ता कॉटन पैदा कर रहे हैं वो इंडिया में भेज रहे हैं, और इंडिया में जो कॉटन फार्मर्स है
वो लो यील्ड्स के चलते, महंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के चलते अपना कॉटन बेच नहीं पा रहे, जिसके चलते एक बहुत बड़ा एग्रेरियन डिस्ट्रेस और सुसाइड की एक स्ट्रिक सी लग गई आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, खासकर उन फार्मर्स की जो कॉटन उगाते थे। क्योंकि भाई बाहर के कंपटीशन को वो झेल ही नहीं पाए और कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिट्स इतने ज्यादा कम हो गए कि खर्चा चलाना तक उनका मुश्किल हो गया, समझ गए। तो उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि भाई अब जीने में कुछ नहीं लगता, मरना उनको आसान लगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मर्स के सुसाइड करने का एक रीजन तो मैंने ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन के चलते बाहर के प्रोडक्ट सस्ते दामों में इंडिया में बिकने लगे, और इंडिया में जो प्रोडक्ट्स पैदा हो रहे थे वो कभी सस्ते थे ही नहीं, उनमें फार्मर्स के इनपुट ज्यादा लग रहे थे, तो फार्मर्स झेल ही नहीं पाए कंपटीशन को। तो यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि द शिफ्ट from traditional farming to farming of high yielding commercial crops without adequate technical support, combined with the withdrawal of the state in the area of agriculture extension services in providing counseling of farm technologies, problems faced, immediate remedial steps and lack of timely advice to farmers। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है, देखिए कि पहली बात तो आप कॉटन पैदा कर रहे हो, कॉटन खा तो सकते नहीं हो। अगर आप गेहूं चावल पैदा करते होते, वो गेहूं चावल को भले ही कोई मार्केट में नहीं खरीदता, आप उसको पका के खा सकते थे, पहली चीज। तो आप ट्रेडिशनल फार्मिंग से, गेहूं चावल की फार्मिंग से गए कॉटन फार्मिंग में, कॉटन आपका बिका नहीं, आप इतना ज्यादा इंडेप्टेड हो गए कि आपने सुसाइड कर लिया। एक तो ये वजह है। अब इसमें फार्मर की गलती नहीं है कि वो कॉटन फार्मिंग में गया, गलती यहाँ पे सरकार की भी है। सरकार पहले इन फार्मर्स को सपोर्ट दे रही थी, अब एकदम से ग्लोबलाइजेशन आया और आपने सपोर्ट देना बंद कर दिया। नहीं भाई, आपको एक बफर वो बनाना पड़ेगा, आपको उन फार्मर्स को उनके पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। बाहर की कंट्रीज के साथ ग्लोबलाइजेशन खुल गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपने फार्मर्स को सपोर्ट ही देना बंद कर दिया। तो फार्म टेक्नोलॉजीज पे उनको काउंसलिंग मिलनी बंद हो गई, सरकार की तरफ से जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज आती थी वो मिलने बंद हो गई, टेक्निकल एडवाइस फार्मर्स को मिलना बंद हो गया, रेमेडियल स्टेप्स नहीं लिए गए, और कहीं ना कहीं फार्मर्स के सुसाइड यहाँ पे बढ़ गए। उसके बाद आगे क्या बात बताई जा रही है? डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन द लास्ट 2 डिकेड्स। पिछले 2 डिकेड्स में सरकार एग्रीकल्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कम कर रही है। फिर भाई ग्लोबल फर्म्स जो भी सीड्स प्रोवाइड कर रही हैं वो स्पूरियस है, कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, और ये जो सीड्स हैं इनके जर्मिनेशन के रेट्स कम है, और कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो हमारे क्रॉप्स को जल्दी गंदा कर देते हैं। पेस्ट अटैक बढ़ गए हैं, ड्रॉट्स बढ़ गए हैं, क्रॉप फेलियर बढ़ गया है। हमारे देश के रूरल इलाकों में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग नहीं पहुंचे, तो भाई बैंक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर है वही काम कर रहे हैं, तो 36% से 120% के इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा घुमाते हैं, जिसके चलते फार्मर बर्बाद हो जाता है। और ऊपर से इन सबको बिल्कुल सजाने के लिए मुकुट की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन के चलते चीप इंपोर्ट्स बाहर की कंट्रियों से आ रहे हैं, तो हमारे फार्मर्स उससे कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, हमारे फार्मर्स के पास इरिगेट करने के लिए पानी तक नहीं है, समझ गए। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए, ये एक्सेप्ट लिए गए ए.के. मेहता और सौरभ घोष जी के एक पब्लिकेशन के द्वारा। फिर आगे बात करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। इंडिया के संविधान की बात की जाए और इंडिया के 5 ईयर प्लान की बात की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि भाई सोशल ऑब्जेक्टिव इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो गवर्नमेंटल स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज में साफ साफ ये लिखा है कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। फिर यहाँ पे 5 ईयर प्लान को भी कोट किया जा रहा है। 5 ईयर प्लान क्या बोलता है 1951 to 56 का? The urge to bring economic and social change under present conditions comes from the fact of poverty and inequalities in income, wealth and opportunity। क्या बोल रहा है फर्स्ट 5 ईयर प्लान? कि भैया ये जो इकोनॉमिक और सोशल चेंज करने की जो अर्ज है, जो जल्दी है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में पोवर्टी और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। किसके बेस पे? इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, हर जगह पे हम लोग डिसएडवांटेज थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या बोलता है? The benefits of economic development must accrue more and more to the relatively less privileged sections of the society। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनइक्वालिटी पे ही ध्यान दिया जा रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखोगे ज्यादातर 5 ईयर प्लान में जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स सरकार के द्वारा रिलीज किया गया उसमें एम्फेसिस केवल एक चीज पे था, और वो था पॉवर्टी एलिविएशन पे। पॉवर्टी को हटाना और साथ साथ उन स्ट्रेटजीज को डेवलप करना जिसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करके कैसे ना कैसे करके गरीबी को दूर कर सके। गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ, उसके 3 डायमेंशंस थे। पहला डायमेंशन था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। ये समझा गया कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो पैसा प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में, और ऑटोमेटिकली ये जो पैसा प्रोड्यूस होगा वो लोगों के जेब तक ही पहुंचेगा। ठीक है ना भाई? तो रैपिड इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम पे ध्यान दिया।
और हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम बढ़ा भी है दोस्तों, बट प्रॉब्लम ये है कि इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। जो अमीर होता गया वो अमीर होता ही चला गया और जो गरीब रहा वो गरीब ही रहा। तो अमीर और गरीब की जो पर कैपिटा इनकम थी उसके बीच का जो फर्क था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोचा तो ये गया था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में कि जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा और पैसा सारे सेक्शंस के पास जाएगा, इट विल पुअर डाउन टू ट्रिकल सेक्शंस। कहीं ना कहीं सारे सेक्शंस के पास पैसा गया, पुअर सेक्शंस के पास भी गया, बट जिस स्पीड से जाना चाहिए था उस स्पीड से नहीं गया। फिर 1950s और 1960s की प्लानिंग की अगर आप बात करो तो भाई फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन पे। पहला प्लान आया 1951 से 1956 का, उसमें तो एग्रीकल्चर बहुत फोकस था। विद इफेक्ट फ्रॉम सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फोकस आया और 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इन सब चीजों के दम पे जो हमारे देश के अंडर डेवलप्ड रीजन्स थे और जो हमारे देश के मोस्ट बैकवर्ड सेक्शंस थे उनको उठाने पे जोर दिया गया। हमने ये देखा कि चैप्टर 2 और 3 में जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का ग्रोथ है इंडिया में वो इम्प्रेसिव नहीं है, ठीक है भाई। और हद से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है। तो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम जीडीपी बढ़ी है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच का फर्क भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा वाइडन हुआ है। फिर अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करो तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैज एक्साकर्बेटेड द डिस्पैरिटीज रीजनली एंड बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल फार्मर्स। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन ने रीजनल डिस्पैरिटी भी लाया, जो अमीर फार्मर्स थे वो बहुत वेल ऑफ हो गए, जो गरीब फार्मर्स थे गरीब ही रहे। फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स बहुत ज्यादा अमीर हो गए और नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स की आप बात करोगे तो वो गरीब के गरीब ही रह गए। तो ये जो कुछ भी चीजें हुई थी इसने कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को हमारे देश में बढ़ा दिया। और इकोनॉमिस्ट का ये बोलना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई बट ग्रोथ पुअर के पास नहीं गई, बट उस लेवल पे नहीं गई जिस लेवल पे इसको एनविसेज